नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 17 मई 2023 के थर्ड सेट में पूछी गई मेमोरी बेस्ड जीके के सवाल जो स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर भेजे हैं। सारे सवाल 25 जीके के सवाल मिल चुके हैं। तो यहाँ पर जो सवाल 25 बताने वाला हूँ वो आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे। कहने का मतलब जैसे करंट अफेयर्स से आज आपके थर्ड सेट में 3 सवाल पूछे गए हैं। नृत्य उत्सव संगीत कला से उसके बाद देखेंगे पूछे गए 4 सवाल। नेक्स्ट अपन देखेंगे साइंस से पूछे गए 3 क्वेश्चंस। उसके बाद भूगोल से 3, इतिहास से 4, पॉलिटी से 3, अर्थशास्त्र से 1, जनगणना से 2 सवाल थे, स्पोर्ट्स से 1 आपका सवाल था, पुस्तक लेखक से 1। तो मैक्सिमम सवाल यहाँ पर आपको एक तो इतिहास से 4 देखने को मिले और थर्ड सेट में नृत्य उत्सव संगीत कला संस्कृति से हमेशा की तरह यहाँ पर भी 4 से 5 सवाल जो पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं विषय अनुसार 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तब तक आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो न्यू कैंडिडेट है, काफ़ी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करो। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्टली क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना या फिर टेलीग्राम पर सर्च करना @trendgk तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के पूछे गए 3 सवाल। पहला सवाल, 76वां स्वतंत्रता दिवस यानी जो 76वां इंडिपेंडेंस डे है वो कब मनाया गया? तो वो मनाया गया है 15 अगस्त 2022 को। प्रीवियस जो स्वतंत्रता दिवस था वो 76वां ही था। तो आप कहेंगे 2023 में गणतंत्र दिवस कौन सा था? वो था 74वां। अब गणतंत्र दिवस पर कौन आते हैं? मुख्य अतिथि आते हैं विदेशी मेहमान के रूप में, जो विदेशी मेहमान एज ए चीफ गेस्ट आते हैं। तो 2023 में ये सवाल बहुत बार इस टाइप से सवाल पूछा गया है, प्रीवियस जो भी गणतंत्र दिवस हुए हैं कि उस समय मुख्य अतिथि कौन आए थे। तो 2023 में आए हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। और बाकी 2022 में जो 76वां स्वतंत्रता दिवस है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष पूर्ण और 76वां स्टार्ट हुआ, तो उसकी एक प्रमुख थीम रही। नेक्स्ट सवाल है 2022 में विंटर ओलंपिक कब आयोजित किए गए? 2022 में किस माह में शीतकालीन ओलंपिक हुए? तो वो दोस्तों फेब में हुए हैं, फरवरी 2022 को 4 से 20 के मध्य। और ये 24वां एडिशन था। 2022 में जो शीतकालीन खेल है वो 24वां संस्करण था। बीजिंग चाइना में आयोजित हुआ है और चाइना में पहली बार शीतकालीन आयोजित हुए हैं, विंटर ओलंपिक आयोजित हुए हैं। बाहर से ध्वजवाहक या फिर केवल एकमात्र खिलाड़ी जो कि बीजिंग ओलंपिक में भाग लिया है 2022 में, उनका नाम याद रखना, आरिफ खान। और इनका स्पोर्ट है दोस्तों अल्पाइन स्कीयर। इन्होंने स्कीयर में, अल्पाइन स्कीइंग में, स्लेलम और जाइंट स्लैम इवेंट में भाग लिया। और फर्स्ट रैंक यहाँ पर 2022 के विंटर ओलंपिक में रही, वो नॉर्वे की रही, 37 मेडल जिसमें 16 गोल्ड थे। नेक्स्ट 2026 में विंटर ओलंपिक इटली में होगा। 2024 में समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर्स का जो सवाल है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस मंत्रालय की योजना है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है दोस्तों परिवार, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसकी पहल है। और इसको जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो है NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इस मिशन की पायलट परियोजना है। इसकी घोषणा तो 15 अगस्त 2020 को कर दी थी मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से। और 5 वर्ष के लिए इस हेतु आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेतु 1600 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित हुआ है। इसमें प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ ID मिलेगी, जिसके माध्यम से वो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हो गया, कोई बीमा रिकॉर्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईजिली वहाँ से आप पहुँच बना सकते हो, कोई भी दिक्कत ना हो। डायरेक्टली आपका जो भी डॉक्यूमेंट है एक हेल्थ ID के माध्यम से आपका रिकॉर्ड वहाँ पर क्या रहेगा, सेव रहेगा। अब देखते हैं नृत्य उत्सव संगीत कला संस्कृति से पूछे गए 4 सवाल। तो राजस्थान का लोक नृत्य पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कालबेलिया, भवई, शंकरिया, पनिहारी, इंडानी, अग्नि नृत्य, तेहरा ताली, गौरी, लंगूरिया, घूमर, घुड़ला, ये सभी राजस्थान के ही फोक डांसेज हैं। मूर्तिकला की जो अमरावती स्कूल है, इसको संरक्षण किसके काल में मिला था? तो अमरावती स्कूल को सातवाहन वंश है और इक्ष्वाकु वंश, इनके द्वारा संरक्षण दिया गया। सातवाहन वंश, उसके बाद इक्ष्वाकु के द्वारा। और ये जो अमरावती स्कूल कला है वो आंध्र प्रदेश गुंडनकमा, यहाँ जो अवशेष मिले हैं इस कला के वो गुंडलकमा नदी के तट पर अमरावती स्कूल से संबंधित विशेषताओं के बौद्ध अवशेष मिले थे। अमरावती कला में जो सामग्री प्रयुक्त होती थी वो सफ़ेद संगमरमर था। और जो सातवाहन वंश है जो इसका संरक्षण मिला है इस वंश का द्वारा, तो सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? 2 राजधानी, एक तो प्रतिष्ठान जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एक अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, 2 कैपिटल थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की है? तो इस वंश की स्थापना दोस्तों सिमुक ने की थी, ठीक है। और उसके बाद राजा सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, यज्ञ श्री सातकर्णी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो माताओं का नाम पहले आ रहा, मतलब एक तरीके से राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी, वो सातवाहन में थी। इस वंश की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। और जो अजंता की गुफाएं आप देखते हो,
वो भी सातवाहन वंश के या फिर वाकाटक वंश से उनके राजाओं ने निर्माण कराया था। जाकिर हुसैन किस इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं, तो आपको पता है तबला वादक है जाकिर हुसैन। सहनई वादक में बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। और एक पूछा जाता है आपके सरोद वादक में अकबर खां, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान। सितार में रविशंकर का पूछते हैं, विलायत खान का पूछते हैं। संतूर में शिव कुमार शर्मा का पूछते हैं। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया का। पखावज में गोपाल दास और लक्ष्मण सिंह। वायलिन में टी एन कृष्णन। मोहे रंग दो लाल, ये गाना है ना, इसको कोरियोग्राफी किसने की है? कोरियोग्राफी यानी जो भी डांसर्स हैं, डांस स्टेप सिखाते हैं, वो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज ने सिखाया है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को मोहे रंग दो लाल है। ये संजय लीला भंसाली ने इस गाने को कंपोज किया है। इसको गाया है श्रेय घोषाल और पंडित बिरजू महाराज ने। बाजीराव मस्तानी फिल्म में कथक डांसर हैं जो पंडित बिरजू महाराज हैं, वो कथक के डांसर हैं। उनके पिता का नाम बिरजू महाराज का अच्चन महाराज है। लखनऊ काल का बिंदादिन घराने से ये आते हैं। पंडित बिरजू महाराज को जो अवार्ड मिले हैं 1986 में पद्म विभूषण अवार्ड है ना, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो आपको पूछ ले पंडित बिरजू महाराज जो कथक के डांसर हैं, कोरियोग्राफी भी कराते हैं, इनको पद्म अवार्ड कब दिया गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया है 1986 में। 1987 में कालिदास अवार्ड दिया है। 2002 में लता मंगेशकर अवार्ड और 1964 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें दिया गया था। विज्ञान से 3 सवाल देखते हैं, ठीक है। आवर्त बीजी का उदाहरण आपको पूछा है, तो आवर्त बीजी जिसे आप एंजियोस्पर्म कहते हैं, यानी फल हैं वो ढके हुई अवस्था में रहते हैं, आवर्त रहते हैं एक तरीके से। फल और फूल दोनों होते हैं इसमें, जैसे गुलाब है, लिली है, ब्रोकली है, पेटूनिया है, बैंगन, टमाटर, मिर्च, गन्ना, आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, संतरा। मैक्सिमम आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी आपका वो आवर्तबीजी ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में आपको उदाहरण मिलेंगे, पाइन का मिलेगा, रेडवुड का मिलेगा, साइकेट्स का मिलेगा, जूनिपर, फर, वेल्सविचिया का मिलेगा। इसमें क्या होते हैं, नग्न अवस्था में आपको फूल वाले पौधे मिलेंगे, जिसमें फूल नहीं होते ऐसे पौधे मिलेंगे, गैर फूल वाले। कोशिका विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? यानी आपको पूछा कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक परमाणु से बने ऋणात्मक तत्व, जो साइंस के सवाल है, ऋणात्मक तत्वों को का प्रत्यय क्या कहलाता है? ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगता है? जैसे उदाहरण के रूप में आप देखेंगे ना, सल्फाइड, सल्फाइड यानी H2-, नाइट्राइड यानी N3-। तो सल्फाइड, आइड आप पीछे बोलते हो ना, वही तो प्रत्यय है, वही तो सफिक्स है। आइड सफिक्स लगता है दोस्तों यहाँ पर, जो भी ऋणात्मक है तत्व। किस गैस को फल पकाने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है? फल पकाने के लिए एसिटिलीन है, सभी को पता है, C2H2, इसका फॉर्मूला पता कर लो। भूगोल से 3 सवाल है, वो देखते हैं। एक तो रेगुर मिट्टी का पूछा है, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं और ये दक्कन के पठार में मिलती हैं, जो कि ज्वालामुखी चट्टानों से बनती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। एक सवाल पूछा, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? हिमालय दोस्तों वलित, और वो भी नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत में यूराल भी है, रॉकी भी है, एंडीज भी है, हिमालय भी है, अल्पास भी है। ये सभी वलित पर्वतों के ही उदाहरण है। किसके हैं? वलित पर्वतों के, हिमालय जिसमें से एक है। नेक्स्ट यहाँ पर, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस समय जो एक लिक्विड द्रव के रूप में जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहा जाता है, जो लिक्विड के रूप में, लावा कहा जाता है, ठीक है, लिक्विड। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पूछा है तो 1761 में, 14 जनवरी डेट है। कब हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध? 14 जनवरी 1761। किन के मध्य हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध? तो मध्य पूछे तो आप कहेंगे मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य तृतीय युद्ध। द्वितीय युद्ध हुआ है अकबर और हेमू के मध्य, ठीक है। अकबर तो बैरम खां उसका सेनापति था अकबर का, और हेमू आदिल शाह सुर का सेनापति, इनके मध्य 1556 में हुआ पानीपत का। और पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पूछ ले तो आप कहेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। कांग्रेस गर्म और नरम दल दो में कब विभाजित हुई थी? कांग्रेस है, 2 अधिवेशन याद रखिएगा दोस्तों। एक तो 1907 का सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन हुआ है 1907 में, इसकी अध्यक्षता की है रास बिहारी घोष ने। इसमें कांग्रेस 2 दल में बंट गई थी, नरम दल और गर्म दल, और वापस एकजुट हो गई थी 1916 के अधिवेशन में। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है, इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस है अध्यक्षता की है अंबिका चरण दास ने लखनऊ अधिवेशन की। तो अंबिका चरण जो मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस गर्म और नरम दल में जो अलग हुई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, वापस एकजुट हो गई। अब एक सवाल पूछा जाता है, गर्म दल के नेता और नरम दल के नेता। नरम दल के नेता को आप उदारवादी कह सकते हो, गर्म दल के नेता यानी चरमपंथी नेता। तो चरमपंथी गर्म दल के नेता में बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है, लाला लाजपत राय का नाम आता है, बिपिन चंद्र पाल का आता है, नहीं लाल पाल बाल तो है ही है, साथ ही साथ पिल्लई है, चिंदरम पिल्लई, CB राघवाचार्य, अश्विनी कुमार दत्ता और टी प्रकाशम। उदारवादी में गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस है, आरसी दत्त है, रहमतुल्लाह एन सैनी है, KT तेलंग, दादा भाई नौरोजी हैं, AU ह्यूम है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं।
ये सभी उदारवादी है नरम दल के। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, ये जी सवाल है, राजा राममोहन राय। और बाकी आपको पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1828 आप कहेंगे, 20 अगस्त को हुई है कलकत्ता से। वेद समाज की स्थापना है श्री धरालू नायडू और केशव चंद्र सेन ने की है। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास चेन्नई में। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बॉम्बे में हुई है, दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग ने। और आपको पूछ ले आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी, तो प्रार्थना समाज की थी 1867 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट सवाल, ब्राह्मणों ने जैन और बौद्ध धर्म की समकालीन, जब जैन और बौद्ध धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे, उनकी चलती थी, उस समय ब्राह्मणों ने क्या किया, 4 आश्रम की स्थापना की। वो कौन से 4 आश्रम है, तो उनका नाम है दोस्तों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पॉलिटी से 3 सवाल लिखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में मिलेगा। तो 23 और 24 में, 23 में क्या है, बेगार, एक तो जो जबरन श्रम है, बिना पैसे दिए किसी को काम पर लगा दें, या फिर मानव तस्करी है, मानव को ही बेच दें, ठीक है, खरीद फरोख्त है, वो तो 23 के तहत है, वो बिल्कुल प्रतिबंध है, आर्टिकल 23 है। 24 के तहत है, कारखाना है, कहीं भी दुकान है आपकी, ठीक है, वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा आप काम नहीं करा सकते हो। तो इस प्रकार आप देखेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें समानता का अधिकार 14 से 18 5 आर्टिकल है, स्वतंत्रता में 4 आर्टिकल है 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध में 2 आर्टिकल है। धार्मिक स्वतंत्रता में आप देखेंगे तो 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल। संस्कृति शिक्षा में भी 29, 30 2 आर्टिकल है। संवैधानिक उपचार में आर्टिकल 32 से 35 तक रहता है। एक पहले संपत्ति का अधिकार भी था, जो कि 44वें संशोधन 1978 को जरिए हटाकर इसे एक विधिक अधिकार बनाया गया आर्टिकल 300A में। धारा 370 किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर से, जिसको हटाया गया है, इसकी डेट याद रखिएगा। धारा 370 और 35A है, ठीक है। इन दोनों को कब हटाया गया, तो आप कहेंगे इन दोनों को 5 अगस्त को हटाया गया, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को ये दोनों ही धारा हटाई गई। और इसमें जो 35 अनुच्छेद हैं वो 1954 में जोड़ा गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को एक जो वहाँ पर निवासी है ना, उनको स्थायी निवासी के रूप में परिभाषित कर रहा था 35 से, जो बाद में हटा दिया। भारत में 3 सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। और अर्थशास्त्र से एक सवाल है, केंद्रीय बैंक देश के आर्थिक हित में बैंकों को लोन जो देती है, अगर जितने भी वाणिज्यिक बैंक को सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है ना, काफ़ी बार अगर बैंक को पैसों की ज़रूरत रहती है तो आरबीआई उनको लोन देती है, तो वहाँ पर रेपो रेट है वो आरबीआई ही तय करती है, यानी किस ब्याज दर से वो आरबीआई लोन देगी अदर कमर्शियल बैंक को, तो रेपो रेट होती है जो कि। और यदि आपको पूछ लें, काफ़ी बार क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है तो वो क्या कर देते हैं, आरबीआई को दे देते हैं, उसके बदले आरबीआई उनको पैसा देती है, जिसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हो। जनगणना से 2 सवाल हैं। एक तो 2011 की सेंसस भारत का घनत्व पूछा है ना, घनत्व यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो वो निकल के आया था 382 व्यक्ति रहते हैं 101 वर्ग किलोमीटर एरिया में, जो बढ़ा है प्रीवियस 2001 से, वो 17.72% बढ़ चुका है। 2011 की जनगणना में महाराष्ट्र के स्थान कौन सा है, हाईएस्ट जनसंख्या आप देखेंगे 2011 में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनगणना में जनसंख्या मिली। उसके बाद महाराष्ट्र, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तो सबसे कम सिक्किम के, उसके बाद मिजोरम के, फिर अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये सबसे कम वाले राज्य हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक बिहार में घनत्व है 1106 व्यक्ति। और सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो लक्षद्वीप की है, सबसे अधिक है दिल्ली की। दिल्ली की है कितनी दोस्तों, वो 1,67,00,000 के आसपास। खेल से एक सवाल है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये जब ओलंपिक में 3 बार रह चुके हैं, जो ओलंपिक में गोल्ड जीता है ना, उसमें 3 बार ये मेंबर थे ओलंपिक टीम, हॉकी टीम में भारत की, 1928, 32 और 36 में। आपको पता होगा भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं वो 29 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस पड़ता है। और मेजर ध्यानचंद को पूछ ले पद्म अवार्ड कब दिया गया, तो इन्हें पद्म भूषण मिला है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1956 में। 1954 में तो पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई है ना, ठीक है, भारत रत्न हो गया, पद्म हो गया, इन सभी की शुरुआत 54 में हुई है, 1956 में ध्यानचंद जी को मिल चुका है। अंतिम सवाल, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक की ऑथर कौन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ठीक है, याद रखना है दोस्तों, नेल्सन मंडेला, इनकी आत्मकथा का नाम है, जीवनी का नाम है, वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और गांधी जी की जीवनी का नाम है सत्य के साथ प्रयोग, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। तो ये 25 सवाल आज आपके थर्ड सेट में पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड सवाल जो स्टूडेंट ने भेजे हैं। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं नए अपडेट और वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।